Hello and welcome to Akanksha Against Harassment, your cyber safety podcast 101. And we are back with a very special guest today. And अब तो वो हमारे एडवाइज़र भी हैं और हमारे साथ बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं. नवनीत सिकेरा सर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश. थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। सर एक बात पूछनी है आपसे. अभी रिसेंटली एक सर्वे पढ़ा मैंने, एक इंटरनेशनल जर्नल का. उन्होंने एक बहुत ब्लेटेंट स्टेटमेंट इशू किया कि इंडिया इज़ द मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर विमेन. अब ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ के तो मतलब माई ब्लड बॉयल्स. तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ आपको कैसा फील होता है. द फैक्ट कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ बॉम्बे से, आप लखनऊ या इलाहाबाद वहाँ से बात कर रहे हैं, हम घर जाके आराम से सो सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है. बट इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सर व्हेन विल वी ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि जो है जो राइटर हैं इसके, जिन्होंने लिखा है इसको, उनसे कहो कि एक दिन सुबह आकर बॉम्बे में जो बॉम्बे लोकल होती है, जरा उस स्टेशन पर खड़े होकर देखें कि कितनी हजारों हजार लाखों महिलाएं एक दिन में सामने निकल जाती हैं काम करने के लिए सुबह सुबह जी, और शाम को लौट के आती हैं. जी. क्या इंडिया इतना अनसेफ है कि वो अपने काम पे नहीं जा पा रही हैं? बिल्कुल जा रही हैं. हाँ, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं और वो कमियां इस वजह से हैं क्योंकि बहुत ऐसे हालात बन गए जब हमारे देश को, हमारे जनों को एक लंबी गुलामी से गुजरना पड़ा. बिल्कुल. उसके अपने ऑफशूट होते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामने आती हैं, और उसके अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, गुलाम के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है. गुलामी के अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंट जनरेशन पैदा होती है. उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल काम होता है और धीमे धीमे आता है. तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है. हमारे समाज में उस अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे गलत परंपराएं शुरू हो गई. लेकिन मैंने वही बात कही, सबसे ज्यादा अगर मुझे आशा है, और जिसे आप कहें कि कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड करते हैं, आप प्रैक्टिकल साउंड नहीं करते हैं. तो मेरा बहुत सिंपल सी बात है. मुझे मेरी जो होप है, मेरी जो बेट है, वो देश के युवा बच्चों के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस इतने इतने क्लियर हैं. उनके अंदर कोई डाउट नहीं है जी. उनके अंदर बहुत क्लैरिटी है हर बात को लेकर जी. और उन पर मेरा दांव है कि उनको पास क्लैरिटी है. और जो हम लोग जो आज इस सिचुएशन में है, पोजीशन में है कि हम नई जनरेशन को दिशा दे सकते हैं, उनको सही गलत के बारे में बता सकते हैं ताकि वो गलती ना करें. उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज करने के हम रास्ते दिखाएं, उनको अच्छे जॉब पकड़ने के और उनको उनकी मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं. आई एम श्योर अगर हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. और जिन्होंने ये लिखा है उसके पैरामीटर्स क्या है, उसकी रिसर्च क्या है, ये सब चीजें मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैं एक कमेंट कर सकता हूँ सेम पैरामीटर्स के साथ. अब मैं यहाँ पर कई देशों के नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कम से कम मेरे जहन में 7-8 कंट्री ऐसे आ रहे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि जिसको मतलब भारत के साथ कंपैरिजन में रखा ही नहीं जा सकता. तो उस हिसाब से जो उनका स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, वो एकदम गलत साबित हो जाता है. क्योंकि मैं कम से कम 8 से 10 कंट्री ऑफ हैंड गिना सकता हूँ, बिल्कुल, जहां पर महिला सांस भी पूछ कर लेती है. उसकी हर सांस पे किसी और का नाम लिखा होता है. तो ऐसे में हमारा देश इतना खराब नहीं जितना ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हमारी. और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं बताऊं, एक चीज जो मेरे से मिस ना हो जाए, खास तौर से ये जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है जो आज उच्च स्तर के पदों पर पहुंचे हुए हैं, अच्छी जिनकी सैलरी है, अच्छे जिनके एसेट्स हैं, और इस समाज ने उनको कहीं से कहीं तक पहुंचाया है. तो उनको एक बार पलट कर सोचना चाहिए. बेशक हमारे देश में करप्शन सही, बेशक हमारे समाज में गंदगी सही, लेकिन जजमेंट आप वहां तक पहुंचे हो तो इसी समाज के
रास्तों से गुजर कर पहुंचे हो, तो आज ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पलटकर इस समाज को वापस दें। हम्म। तो आप नहीं चूके। जी। आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं। वो गलत है, सही है, उसको छोड़िए। सबसे बड़ी बात है कि आपने क्या किया। ये बात हम लोगों ने कई बार सुनी है, देखी है, और हमारे राष्ट्रपिता महोदय ने बार बार इस बात को कहा, यू वांट टू सी अ चेंज, बी द चेंज। बिल्कुल। और यहाँ पर आकांक्षा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी एक कहानी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और करती है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा सभी श्रोताओं के साथ। प्लीज सर, प्लीज। हुआ ये कि एक बार बहुत बड़ा सुनामी आया, बहुत तगड़ा तूफान आया, और मॉर्निंग में एक बूढ़े से अंकल समुद्र के किनारे रहते थे। उन्होंने जाके सोचा कि चलो देख कर आते हैं कितना नुकसान हुआ। तो जब वो समुद्र के किनारे किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने देखा लाखों करोड़ों फिश मरी पड़ी हुई है समुद्र के किनारे। समुद्र से बाहर टिक चुकी है वो, बालू में, बीचेस पे, और ढेर लगे हुए हैं मछलियों के। उसी में उन्होंने आगे जाके देखा कि एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे बैठा हुआ कुछ मछलियों को, जिसको लगता था कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत जान बची है, थोड़ा तड़प रही हैं, उनको वो उठा उठा कर पानी में फेंक रहा था। तो उन्होंने उसको देखा और सोचा बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है, दो चार छह मछलियों को बचा भी लेगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे चले गए। घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो फिर से लौट कर आए। उन्होंने देखा वो बच्चा लगातार उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ मछलियों को ढूंढ रहा था, जो जिसके अंदर भी उसे जान दिखती थी उसको जो है पानी में वो बार बार फेंक रहा था। उन्होंने आके कहा कि क्या कर रहे हो, ये अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे इस 4-6 मछलियां फेंकने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तूफान बहुत बड़ा था, ये तो एक बीच है, ऐसे हजारों बीचेस पे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ फिश मरी होगी। 4-6 फिश को तुम बचा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? उस बच्चे ने बूढ़े अंकल की ओर आंख उठाकर देखा और धीमे से कहा, अंकल फर्क तो पड़ता है, और फर्क पूछना है तो उन मछलियों से पूछो इनको मैंने अभी अभी समुद्र में फेंका है। बहुत खूब सर, बहुत ब्यूटीफुल। मीनिंग भाई, हम ये न सोचें कि मेरे काम करने से कितना फर्क पड़ेगा। मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं, जो काम आप कर रहे हो, जिसके जीवन में परिवर्तन आप लेकर आ रहे हो, उससे पूछो कि उसके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ा। आप सोच के देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको इतने सुकून, इतनी शांति मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, ये काम मैंने आज क्यों शुरू किया, इतना लेट क्यों हो गया, ये काम तो मुझे और पहले शुरू कर देना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता 1 लाख लोगों के जीवन में चेंज लेकर आओ, अगर ला सकते हो तो नथिंग लाइक इट। मैं आपको सड़क पे खड़े होकर सबके सामने 100 बार सैल्यूट करूंगा इस काम के लिए। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी काम कर सकते हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो 1 का जीवन बदलने की कोशिश करिए, 2 का बदलने की कोशिश करिए, 10 का बदलने की कोशिश करिए। बल्कि ये सोचिए कि आपने जो किया है उससे जो फर्क पड़ा है सामने वाले के ऊपर, वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके एंगल से सोचिए कि आपकी छोटी सी मदद से उसके जीवन में कंप्लीट रूप से चेंज आ चुका है। और दुनिया में अगर सबसे कोई खूबसूरत चीज होती है वो होती है शेयरिंग। जी। तो मेरा तो सिर्फ आप सभी से एक अनुरोध होगा, शेयरिंग करना सीखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास वेल्थ है उसको शेयर कीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है उसको शेयर कीजिए, अगर आपके पास टाइम है आप उसको शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिल में ये रखिए कि आपको शेयर तो करना है। शेयरिंग इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई एग्री। एटलीस्ट हैव अ हार्ट टू शेयर। इतना भी रख लोगे ना तो गुरु, काफी चीजें अपने आप चेंज हो जाती है। बिल्कुल सर। एंड सर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पावर में होता कोई एक ऐसी चीज, एक सिंगल ऐसी चीज जो आप इंडियन पुलिस से बिल्कुल मतलब उसको एलिमिनेट कर सकते, उससे फ्री कर सकते, आजाद कर सकते, तो वो एक ऐसी चीज क्या होती? देखिए, मैं ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका, और वो इसलिए कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे समाज के बीच का हिस्सा है। पुलिस तो पुलिस का जो रिस्पॉन्स होता है वो समाज की जो केमिस्ट्री होती है, समाज का जो मैकेनिज्म होता है, उसके आधार पर चलता है।
जी। तो अब इट्स लाइक दिस कि एक मशीन के अंदर जहां पर कई सारी चीजों में गड़बड़ है, आप एक चीज को परफेक्ट कर दें तो कुछ दिनों में वो भी बेकार हो जाएगी। जी। आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज सी सारी चीजें एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं। जी। सारी चीजें एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि एक पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम पुलिस स्टेशन में कभी किसी को गाली नहीं देंगे। जी सर। पॉइंट। जी। तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत ही शरीफ और जो लोग ने खुद वॉलंटियर किया कि हम और जिनके बारे में फीडबैक मिला कि हम कभी गाली नहीं देते हैं, तो उनको हमने वहां पर रखा, अच्छा। सबको, जो बहुत ही सफिस्टिकेटेड, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही केयरिंग किस्म के लोग थे। तो बहुत ही जल्दी वहां का फीडबैक ये आना शुरू हुआ हमारे जो लोकल लोगों से, जो हम लोग फीडबैक लिया करते थे मीडिया से हम्म। और डिफरेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जहाँ से फीडबैक का हम लोग लेते हैं कि उस थाने का आप जरा फीडबैक दीजिए। हम्म। तो पब्लिक की ओर से जो फीडबैक मिलना शुरू हुआ, वो मिलना शुरू हुआ कि आपने तो किन लोगों को पोस्ट कर दिया है उस थाने में, ये तो गाय है, ये तो पुलिस लायक है ही नहीं, ये तो पुलिस लायक है ही नहीं, बेकारे हैं ये तो, रियली? इनको हटाइए, दबंग को लगाइए। ओ माय गॉड। सो दिस वाज द फीडबैक। हम्म। जो जो जैसे फॉर एग्जांपल लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, मिलावट का काम कर रहे हैं, अब ये जाकर बेचारे उनसे कहते थे हम्म। कि सर आप मिलावट का काम कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। हम्म। अब आप बताइए, अगर ये और हम अगर आप गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम्म। आप सोचिए, जो जो इंसान गलत कर रहा है, क्या उसको इस तरीके से कहने पे कोई फर्क पड़ेगा? सी, कैसे होने समय पॉइंट। आई तो वो जो अंडरस्टैंड। आपके क्वेश्चन में मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर मैं एक चीज यहाँ सही कर भी दूं, बट इट वुड बी अ कंप्लीट डिजास्टर, बिकॉज पुलिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। जी। तो उसको सोसाइटी के साथ ही चलना होगा। तो अगर पुलिस के अंदर हमें चेंजेस लाने हैं, तो वो डुअल तरीके से लाने पड़ेंगे। एक, हम सोसाइटी के अंदर धीमे धीमे चेंजेस लेकर आए और साथ में पुलिस के अंदर भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज लेकर आते जाए। तो सोसाइटी के अंदर जो चेंज आएंगे उसके हिसाब से पुलिस चेंज होगी, ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पुलिस को हम चेंज कर दें और पुलिस के हिसाब से सोसाइटी चेंज हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई आई थिंक दैट अंडरस्टैंड। आंसर्स योर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। बट वन थिंग विच कैन चेंज इज सर कि हाउ डू वी इंक्रीज वो आप कैसे इंस्पायर करेंगे कि जो यंग लड़कियां हैं वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हों, क्योंकि अभी रेशियो बहुत ही स्क्यूड है हमारे कंट्री में मेल पुलिस ऑफिसर्स और विमेन पुलिस ऑफिसर्स का। वो कैसे चेंज हो सकता है सर? व्हाट वुड यू से टू इंस्पायर यंग गर्ल्स? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस लिहाज से देखा जाए तो समग्र यूपी पहला स्टेट है पूरे देश में जहां पे पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू है। जी। और यूपी हर बार के रिक्रूटमेंट में 20% महिलाओं को अपने साथ नया रिक्रूट करता है। और ये मैं बहुत ही प्राउड के साथ कह रहा हूँ, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री to implement this sort of cooperative way of policing. Nice. Collaborative way of policing. Very nice. तो विमेन की संख्या बढ़ रही है, विमेन ऑफिसर्स की संख्या बढ़ रही है। और अब इससे पहले ये होता था कि सिर्फ महिला थाने का जो बॉस होता था वो विमेन होती थी, लेकिन अब नए ट्रेंड में मैं देख रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 महिलाएं हैं जो कि पुलिस स्टेशन की इंचार्ज बन रही हैं और नाम भी कमा रही हैं। वाओ। अच्छा नाम कमा रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं और बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज उनसे मिल रही हैं। तो मुझे बहुत इस बात को देखकर सुकून है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में बाकी स्टेट भी कुछ इस तरीके का करेंगे और जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ बढ़ेगा। क्योंकि बिना महिलाओं के पार्टिसिपेशन के और जिसे कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन के पुलिसिंग में पुलिस को सुधार पाना संभव नहीं है। उनके बिना तो एकदम असंभव है। उनके जो कुछ संभव है उनके साथ उनके सहयोग से ही संभव होगा। जी, एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ये बात हमें पता नहीं थी, ये 20% ऑप्शन के लिए विमेन के लिए।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी सर, बहुत ही इंस्पायरिंग इन्फॉर्मेशन थी। और जब विमेन एंड गर्ल्स ये सुनेंगे आपकी तरफ से, तो आई एम श्योर कि ये बहुत एनकरेजिंग फैक्ट है उनके लिए। एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, यंग गर्ल्स, पुलिस एज अ सर्विस उसको भी कंसिडर करें, ये रेशियो बेटर हो और हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने की साथ में मुहिम छेड़ें। Thank you, sir, for your time, and I hope you will connect with us soon. Until then, if you have any questions for Sekera sir, for me, please write into Hello Akanksha, which is HELLOAKANCHA आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं, मेरा हैंडल है AKANCHAS. Until then, stay aware, stay safe. जय हिंद। जय हिंद।